नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्राइम फ्री भारत की पहली सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन। तो बिना थाने जाए हमारी एफआईआर कैसे दर्ज हो और हम कैसे जो है ट्विन सर्टेनिटी को हासिल करें, जिसमें कि झूठी और गलत एफआईआर दर्ज करने पे भी उतनी ही सख्ती के साथ कार्रवाई हो, उसी सर्टेनिटी के साथ कार्रवाई हो। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए अपराधों को दो कैटेगरी में बांटा, संज्ञेय और असंज्ञेय। और संज्ञेय और असंज्ञेय का जो विभाजन किया वो भी अपनी सुविधा के हिसाब से किया। जैसे गाली देना जो है वो संज्ञेय है और पिटाई लगाना असंज्ञेय है। तो किसी को जूते मारे जाएं तो वो असंज्ञेय अपराध है, लेकिन उसे गाली देना संज्ञेय अपराध है। तो एक तो संज्ञेय असंज्ञेय अपराध, और दूसरा जो विधान बनाया वो इस तरीके का बनाया कम्बरसम कि जिससे में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। और बल्कि देखा जाए तो न्याय देना अंग्रेजों की प्राथमिकता ही नहीं थी। इसमें विचार करने का विषय है कि हमने अंग्रेजों के उस पुलिस एक्ट को अडॉप्ट किया जो 1861 में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसी क्रांति को दबाने के लिए बनाया था। यह भी दुर्भाग्य का विषय है कि तमाम कमीशन और कमेटीज की रिकमेंडेशन के बावजूद भी पुलिस सुधार नहीं किया गया। हमारे राजनेताओं की रूहें कांप जाती हैं जब हम पुलिस में किसी सुधार की बात करते हैं। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा आजमाए गए इस पुलिसिया तंत्र को दुरुपयोग करने में, अपने हित में यूज करने में, और जैसे कि अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य चलाया था वैसे ही अब राजनेता अपना साम्राज्य चलाना चाहते हैं जो न्याय का साम्राज्य नहीं है। तीसरी कैटेगरी सिविल ऑफेंस है। जब आपने हमारे हाथ पूरी तरह से बांध दिए हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार भी अपने पास नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हमें लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल काम है, उसमें राजनीति घुस गई है। और यह जो है शासन की सार्वभौमिक और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंड एंट्री 2 पुलिसिंग, इसके बावजूद भी इस संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और अब जो है ये पूरा इंटरफ्रेंस जो 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस इंटरफ्रेंस को रोकने के लिए इतना बड़ा जजमेंट दिया था, इन 16 वर्षों में उस जजमेंट को इतने गलत ढंग से इंप्लीमेंट किया कि इस समय पुलिस विभाग पूरी तरह से राजनेताओं के चुंगल में है। राजनेताओं का कंट्रोल फुल व कंप्लीट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 साल तक क्रिटिकल पदों पर बैठे लोगों को पद ट्रांसफर ना करने का निर्देश दिया, जिसकी लेफ्ट राइट और सेंट्रल धज्जियां उड़ रही हैं। आज सिपाही से लेकर डीजी तक कोई भी व्यक्ति बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के ना तो पोस्टिंग पा सकता है और ना ही अपने स्थान पर बना रह सकता है। इन परिस्थितियों में सर्टेनिटी के साथ अपराध पंजीयन क्या वास्तव में संभव है?
और वो भी जब षड्यंत्र रच के आपके विरुद्ध जानबूझकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, झूठे गवाह पेश करके आपको केसों में मढ़ा जाता है, तो क्या फैब्रिकेटेड और फॉल्स एफआईआर में उसी सर्टेनिटी के साथ एफआईआर दर्ज हो सकती है? तो इस भाग को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम आपको उन नियम, कानूनों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को बताएंगे जिसके तहत यदि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो तो एफआईआर आपकी दर्ज ना हो, यह संभव ही नहीं है। इतने अच्छे नियम कानून होने के बावजूद भी हमारे राजनेताओं ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने आपसी साठगांठ और आपसी हितों को साधने के कारण एक बहुत ही पंगु व्यवस्था जमीन पर उतारी है। आज एफआईआर दर्ज करना अपने आप में कठिन काम है। दूसरे चरण में मैं आपको वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना बेटर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, नॉन मैनिपुलेटिव एफआईआर दर्ज होना संभव होगी, यहां पे हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि यह व्यवस्था टेक्नोक्रेट, टेक्नोसेवी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि गांव के गढ़वाड़ियों को भी उसी सुलभता से उपलब्ध होगी। बल्कि सही मायने में कहा जाए तो गांव के वो लोग जिन्हें पुलिस थाने में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वह गंभीर रूप से घायल होने पर भी उनका खून बहता रहता है, लेकिन कई बार हमारी असंवेदनशील पुलिस उन्हें समय पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं ले जाती है। तो जो ये डिजिटल व्यवस्था है जिसमें मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा, एफआईआर दर्ज ना हो, यह किसी की क्षमता के बाहर होगा। जब मैं किसी की क्षमता की बात कहता हूं तो उसमें पूरी पुलिस हायरार्की और इवन सरकार भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। तीसरे उसमें मैं उस ताने बाने को एक्सप्लेन करूंगा जिसके माध्यम से आगे चल के न केवल संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में बल्कि सिविल ऑफेंसेस में भी क्राइम फ्री भारत सर्टेनिटी के साथ सपोर्ट देगा, और इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाएगा, और शासन को जो रेवेन्यू मिलेगा वो अकल्पनीय होगा। उसमें संभवतः अभी जो सम टोटल रेवेन्यू शासन इनकम टैक्स, एक्साइज और बाकी जगह से जो कमा रही है, शायद उससे 4 गुना अधिक रेवेन्यू क्राइम फ्री भारत का यह सर्टेनिटी मॉडल देगा। तो इसके पहले कि हम इस पर विस्तार करें, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह आपका संवैधानिक हक है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो। यह शासन की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 के तहत कि आपकी सुरक्षा भी की जाए, और आपके विरुद्ध यदि कोई ऑफेंस होता है तो उसे तत्काल कायम हो और तत्काल सही पुलिसिंग के माध्यम से आपको न्याय मिले। लिहाजा इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि जैसे ही क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लॉन्च हो जाता है तो आप लोग कृपया उसे ज्वाइन करें, क्योंकि यही जो है शक्ति आपको देगा। मैं एक बार आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत एक ऊर्जा मॉडल को लेके आया है जिसके तहत लोगों को ऊर्जाकृत किया जाकर और संयुक्त ऊर्जा केंद्रों की ऊर्जा से हम शासन को
बेबस कर पाएंगे और वो सब नियम कानून और व्यवस्था जमीन पर उतार पाएंगे। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा और अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से 545 महा ऊर्जा केंद्र कर्मयोगियों को पहचानेगा, खुद जाके उनसे उम्मीदवार बनने की प्रार्थना करेगा और फिर 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उनको जिताएगा। जो राजनेता आपको अच्छी व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं, जो आपके ऊपर अपराधियों को थोपना चाहते हैं, जो विधानसभा में 50% से ज्यादा एमएलएज अपराधी क्षेत्र के जो ना ला रहे हैं, जिनकी नीयत जो है आपको अच्छा प्रशासन देने की नहीं है, हमें ऐसे सभी राजनेता, ऐसी सभी शक्तियों को बेबस करना होगा। लिहाजा मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत पावरफुल सिस्टम है जिसके तहत आपको कोई नेगेटिव कार्रवाई नहीं करना है, आपको इन आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ना है। आपको अपने ऊर्जाकृत होने से आप ज्यादा सकारात्मकता महसूस करेंगे, आपकी बेबसी दूर हो जाएगी, आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आने वाले समय में यह दुष्ट राजनेता वो सब व्यवस्था लाने के लिए बेबस होंगे, अन्यथा यह अपने ही शतरंज के गेम में परास्त होंगे। कृपया इसके लिए कैसे ये व्यवस्था जमीन पर उतरेगी, कैसे जो है ऊर्जा केंद्र काम करेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके वीडियोज बारीकी से तन्मयता से देखें और स्वयं संकल्पित होकर ऊर्जा केंद्र बने और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को हमारे इन ऑडियो वीडियोज को दिखाकर उनसे संवाद स्थापित कर, उनको संकल्पित कर उन्हें ऊर्जा केंद्र बनाएं और ऊर्जा केंद्र का जो प्रसारण है वो संकल्पित होने के बाद जितना भी समय आपने संकल्प किया है वह संकल्प आपको 3 एक्टिविटी के लिए देना है। पहली एक्टिविटी में यदि आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई है तो उसे ऊर्जाकृत करना है, जिससे विश्व स्तर पर भी आपकी ऊर्जा जो है काम करना चालू करे और उसका सपोर्ट भी इस महा जो है अभियान को मिल सके। दूसरा, आपके प्रभाव क्षेत्र के दूरस्थ स्थित प्रवासी भारतीय जो भारत में ही रह रहे हैं, आपके प्रभाव क्षेत्र के भी हैं लेकिन आपके दूर हैं, ऐसे हर दिन एक व्यक्ति को संकल्पित करना है। आपके संकल्प के बचे हुए समय को मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसे 1-to-1 संगोष्ठी करके लोगों से संवाद स्थापित करके उनको ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट के बारे में जो ऑडियो वीडियोज अवेलेबल हैं उनको दिखाकर उन्हें ऊर्जाकृत कर संकल्प के साथ यदि हम ये कार्रवाई करेंगे तो 9वें दिन हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जब आप 100 करोड़ तक पहुंचेंगे तब आप थाली रूपी शंखनाद से, दीपक रूपी प्रकाश से और जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जब तक हम साथ में उसकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, ड्राफ्ट कानून भी हम बना के दे रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि वर्तमान नेतृत्व उन चीजों को जमीन पर नहीं उतारता है तो हम उसे विवश भी करेंगे और हम उसे यदि आवश्यकता हुई तो पराजित भी करेंगे। इस प्रस्तावना के साथ, क्योंकि जब तक आप शक्तिहीन होंगे, अच्छी व्यवस्था यह दुष्ट राजनेता कभी नहीं आने देंगे। जो स्वयं जो है अब जो है 51%
तक पहुंच गए हैं। आपके विधानसभा में 50% से ज्यादा अपराधी बैठेंगे और आपके नियम और कानून बनाएंगे। इस बात के लिए हमें और इन राजनेताओं को दोनों को लज्जा आना चाहिए, दोनों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब आपके कानून के निर्माता 51% स्वयं अपराधी हैं और वह अपराधियों को अपने मंच पे बिठाकर महिमा मंडित करते हैं, जिनको पुलिस को स्थायी वारंट होने के कारण लॉकअप में भेजना चाहिए, उन्हें बेचारे पुलिस वाले सैल्यूट करने के लिए बेबस हैं। इस प्रस्तावना के साथ अपन मूल विषय पर कि कैसे सर्टेनिटी के साथ एफआईआर दर्ज होगी, और उसके पहले हम उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उस लीगल मैकेनिज्म, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, उस लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बताएंगे कि उसके कारण जो है, यदि हम इन मैकेनिज्म को जमीन पर उतार देते हैं तो ना तो पुलिस और ना ही सरकार आपकी एफआईआर दर्ज ना करे, यह उनकी औकात के बाहर की बात होगी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपराध को रिपोर्ट करने के 3 जो है तरीके हैं। पहला तरीका है जिसमें विक्टिम या उसका कोई साथी 154(1) के तहत थाने जाके थाने में एसएचओ को रिपोर्ट करता है। दूसरा, इसी में थानेदार को अपने स्रोत से अपराध की घटित होने की जानकारी मिलती है तो वह स्वज्ञान से सुओ मोटो अपराध पंजीयन कर सकता है। यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि पुलिस इस पर्टिकुलर क्लॉज का जिस गति से और जिस उससे उपयोग करना चाहिए वो नहीं करती है। पुलिस का ज्यादा ध्यान कैसे आंकड़ों को कंट्रोल किया जाए, कैसे जो है फरियादी को थाने से भगाया जाए, इसमें उसकी ज्यादा रुचि होती है। अन्यथा इन 2 स्रोतों से ये आपकी लीगल हक है कि पहले तो आपको संज्ञेय और असंज्ञेय के कारण एक बहुत बड़े जो है ना अपराधों में आपको सिर्फ जो है ना औपचारिक रिपोर्ट लिख के 154 सीआरपीसी के तहत आपको न्यायालय में जाने की सलाह दे दी जाती है। कम से कम संज्ञेय अपराधों में तो यह आपका एज ए सिटीजन हक है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो। ये तो लॉर्डशिप वाली अंग्रेजों वाली पुलिस की बात है कि उसमें प्लेजर जो है वो थाना प्रभारी का। जब एफआईआर अपराध आपके साथ हो रहा है, यदि आप गलत एफआईआर करेंगे तो उसी विधान में दंड करने का भी वो जो है प्रावधान है। उसे 182, 211 के तहत दंडित किया जा सकता है। तब कोई वजह नहीं होती है, बनती है कि लोगों की एफआईआर दर्ज ना हो। तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सर्टेनिटी के साथ, और यदि वो दर्ज नहीं करता है, गलत यदि एफआईआर दर्ज कराता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा, जो कानून को सपोर्ट अपन को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छा प्रावधान किया है कि भारत का हर नागरिक, विक्टिम की जरूरत नहीं है, उसका रिलेटिव होने की जरूरत नहीं है, हम आप सभी भारत के नागरिकों के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया है कि वो जो है सेक्शन 39 के तहत यदि उनको किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो यह उनका कर्तव्य है कि वह उसे थाना प्रभारी को रिपोर्ट करें, और थाना प्रभारी की जिम्मेवारी है कि 154(1) के तहत उसे पंजीयन करे। यह उसका जो है लॉर्डशिप नहीं है। कुछ कानूनों में तो यदि आप इस ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है। और इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस ने को थोड़ा सा बदला गया है। यहां पर आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं।
यह बहुत ही खेद की बात है कि अधिकांश पब्लिक को यह जानकारी ही नहीं है और पुलिस को भी जानकारी नहीं है और पुलिस इसको बताना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो आंकड़ों को कंट्रोल करके अपने आप को जो है ना धनुर्धारी सिद्ध करने में है। लिहाजा वो 39 के तहत जनता को जागृत करके और जनता से अपने आंकड़े बढ़ाने में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, लेकिन कानूनी प्रावधान आपके हित में है। मैं पुनः दोहराता हूं कि 3 जो है प्रावधान है। एक प्रावधान है जिसमें विक्टिम कंप्लेनेंट जाके रिपोर्ट करता है 154(1) के तहत। दूसरा है जिसमें थाना प्रभारी अपने स्व ज्ञान के आधार पर, स्यो मोटो, स्व विवेक के आधार पर FIR दर्ज कर सकता है। और तीसरा जिसमें हम और आप सभी लोगों का यह दायित्व है, वैधानिक दायित्व है कि यदि आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आता है तो इसे आपको रिपोर्ट करना है, और कुछ अपराधों में यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है, और इसमें आपको डिफेंड करना है कि आप इनोसेंट हैं, पुलिस को प्रूव नहीं करना है कि आप गिल्टी हैं। इतने अच्छे प्रावधानों के बावजूद भी आज थाने में FIR दर्ज कराना एक दुष्कर कृत्य होता जा रहा है, क्योंकि हमने कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैदा नहीं की। क्राइम फ्री भारत उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को पैदा करेगा जिससे सर्टेनिटी के साथ आपकी FIR दर्ज होगी। तो सबसे पहले 154(1) में थाना प्रभारी की, जैसा बताया गया है कि जिम्मेवारी है कि चाहे किसी भी तरीके से उसको मालूम पड़े वो FIR दर्ज करे। यदि वो FIR दर्ज नहीं करता है तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों को ये हक है कि वो 154(3) के तहत, 154(3) CRPC के तहत SP को रिपोर्ट करें। बाय पोस्ट भेज सकते हैं, सीधे जाके मिलके दे सकते हैं, और SP का यह वैधानिक कर्तव्य है कि या तो वो स्वयं संज्ञान लेके उसकी खुद विवेचना करे, या वह जो है इसे किसी भी अपने अधीनस्थ को भेज सकता है। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि SP को उसी थाना प्रभारी, उसी हायरार्की के पास नहीं भेजने की जरूरत है जिसने अपराध का संज्ञान लेने के लिए मना किया है। तो SP किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को, मतलब उसको उस थाने से और उस हायरार्की से कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बृहद पावर है, और जिस अधिकारी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक, ऑल लीगल राइट्स एंड अथॉरिटी एंड पावर्स ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब यदि SP अपने कार्यालय के हवलदार को वो इन्वेस्टिगेशन देता है तो वह हवलदार इस पर्टिकुलर केस में SHO के उसे सभी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इतना अच्छा प्रावधान है। इस प्रावधान का मैं अनुरोध करूंगा SP साहिबानों से कि इसका बहुतायत में उपयोग करें। सामान्यतः ये देखा गया है कि लोगों की ये शिकायत रहती है कि जिस थानेदार ने हमारी FIR दर्ज नहीं की है और जब हमने SP के पास अपनी शिकायत भेजी तो उसको उसी थानेदार, उसी अधिकारी के पास भेज दिया जाता है जिसने उसे लिखने से मना किया। उसके पास किसी के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जिसके कारण उसने FIR दर्ज नहीं की है। तो इससे जो है पब्लिक का फेथ जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब होता है। तो मैं एक बार फिर से जो है ना अपने साथी SP साहिबानों से अनुरोध करूंगा कि अब जब उनके पास शिकायत आए तो वो ये ध्यान दें कि कम से कम उसी व्यक्ति के पास शिकायत ना भेजी जाए जिसने संज्ञान लेने से मना किया है। अब आज की जो राजनीतिक प्रॉपर और फुल कंट्रोल होने के कारण SP भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उन्हें भी संभवतः उन राजनेताओं की तरफ देखना पड़ता है और उनके इशारे पर काम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 154(3) का सही रूप से वैधानिक
कर्तव्य का पालन एसपी करे, कई बार इस पर संदेह होता है। हालांकि मैं सभी आईपीएस ऑफिसर से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी गरिमा को बनाए रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने पद का जो विश्वास था कि एसपी के पास यदि बात पहुंचेगी तो उसे रिलीफ मिलेगा, इस विश्वास को आप जरूर बना के रखिए। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एसपी भी जो है संज्ञान नहीं लेता है, आपको एसपी के लेवल पर राहत नहीं मिलती है, तो कानून इतना सुंदर है कि उसने एक धारा बनाई हुई है 156(3) सीआरपीसी, इसको रेड विथ सेक्शन 190 सीआरपीसी। तो इन दोनों धाराओं से जोड़ के इसका जो निचोड़ है कि जिस मजिस्ट्रेट का उस थाना क्षेत्र में जहां पे कि अपराध घटित हुआ है, उसके अधिकार क्षेत्र का मजिस्ट्रेट को आप अप्रोच कर सकते हैं और वह मजिस्ट्रेट जो है एफआईआर का पंजीयन कराएगा अंडर सेक्शन 156(3). सामान्यतः मजिस्ट्रेट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के कार्य में इंटरफियर नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराता है तो उसे पुलिस के ने सही कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पर भी विचारण का हक मिल जाता है। और देखा जाए तो 156(3) में राहत भी है और अधिकृत भी किया गया है। तो मजिस्ट्रेट सामान्य केसेस में जो उसके ऊपर बंदिश है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन 156(3) के तहत यदि अपराध का पंजीयन कराया गया है तो उस मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि वो ये देखे कि पुलिस ठीक ढंग से विवेचना करे और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाए और उस पब्लिक को रिलीफ दे। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट के स्तर पर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो सीआरपीसी में एक सेक्शन है 482 जिसके तहत आपको हाई कोर्ट को रिलीफ देना है, आपको जस्टिस देना है। इतना सुंदर कानून है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको 482 में भी रिलीफ नहीं मिल पाता है, तो चूंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सिक्वल 5 या 6 जजमेंट दिए गए हैं, जिसका सम टोटल यह है कि यदि आपकी रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध होना विदित होता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही होगी। कौन हालातों में, जहां पर कि संज्ञेय अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें कुछ संदेह है, कुछ डाउट है, तो पुलिस जो है ना उसमें जांच कर सकती है टू एस्टैब्लिश कि संज्ञेय अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जांच अपराध की नहीं होगी, इस तथ्य की होगी कि डिसाइड करने के लिए कि संज्ञेय अपराध हुआ है कि नहीं। और संज्ञेय अपराध हुआ है तो उसका यह पदी कर्तव्य है कि उसकी कॉग्निजेंस ले और फिर उसमें आगे विवेचना करे, इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती है, तो वो कॉन्टेम्प्ट का क्राइम बनता है। और या तो पीआईएल के तहत, यदि कोई जघन्य अपराध है और उसके बाद न्याय नहीं मिला है तो हम पीआईएल के तहत भी जा सकते हैं, और दूसरा हम कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत जा सकते हैं। यह हुआ 5 जो है स्तरीय इंटरवेंशन प्रोसेस जो कानून ने आपको प्रोवाइड की है। ये लीगल के बाद दूसरा जो है प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो थानेदार एसपी के प्रति एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल है। यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो यदि उस पूरे कंटेंट के साथ यदि सीएफबी का इंजन सभी साक्ष्यों को के साथ सभी कंटेंट को प्रिजर्व करता है तो वो एसपी को एक्शन लेने के लिए कह सकता है कि साहब इतने केसेस में आपने एसएचओ ने संज्ञान नहीं लिया है, लिहाजा आप अपने प्रशासकीय हक को निभाते हुए उसको सस्पेंड करिए, उसके विरुद्ध विभागीय जांच करिए। यदि एसपी ये नहीं करता है तो हम डीआईजी के पास जा सकते हैं कि वह जो है थानेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई करे
और एसपी के भी प्रशासनिक दायित्व के बाद पे कार्रवाई करें। यदि एज्यूम करिए डीआईजी भी नहीं करता है तो आईजी के पास जा सकते हैं, आईजी नहीं करता है तो डीजी के पास जा सकते हैं, डीजी भी नहीं करता है तो हम शासन के पास जा सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं। और इतने स्तर पर यदि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड साक्ष्य हैं जिसमें कि एफआईआर के कंटेंट और सपोर्टिंग एविडेंस डेट, टाइम और लोकेशन के साथ इनक्रिप्टेड हैं, लॉग्ड हैं, तो उन्हें वो इनफेलिबल हैं। यह जो है जवाब देना संबंधित अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसी इंस्टीट्यूशनल डिजिटल मैकेनिज्म पैदा नहीं की है जिस कारण से अभी आपको भटकना पड़ रहा है। अब तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम जो है इस पूरे कंटेंट के साथ स्पेशली जो अपोजिशन की पार्टी के विधायक हैं उनको हम पूरा जो है ना माल के साथ भेज सकते हैं, क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि देखिए साहब इतने केसेस में शासन ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। हम जो है पर्टिकुलर एसएचओ के बारे में कह सकते हैं, पर्टिकुलर एसपी के बारे में कह सकते हैं, पर्टिकुलर जो है डिवीजन के बारे में कह सकते हैं, पर्टिकुलर जोन के बारे में कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि मान लो शासन बचाने की कोशिश करता है तो इस दौरान संख्या बढ़ेगी। अगले विधानसभा सत्र में बढ़े हुए संख्या के साथ साक्ष्यों के साथ जब जो है प्रश्न पूछे जाएंगे तो शासन के लिए ये उनको बचाना बहुत मुश्किल होगा। अब तीसरी और मुख्य जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आते हैं, वो है संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि अभी तक हम गुलामों जैसे पेश आ रहे हैं और हम गुलामों जैसे पेश आने के कारण ही अपने संवैधानिक हक को नहीं जता पा रहे हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे चुन के ये मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, उसी संविधान में इनको दायित्व दिया गया है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अच्छी पुलिसिंग करें। यह शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 एंट्री 2 है और इसी संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार अपनी इन जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करती है तो यह संवैधानिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सार्वभौमिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने सब्जेक्ट को न्याय देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए और यह उनकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि इस संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं किया गया है तो संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 356 में, जो कहता है कि संविधान की मशीनरी यदि फेल हो गई है तो ऐसी सरकार को गिराया जा सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 92 में 3 सरकारों को गिराया गया था। हालांकि वो एंट्री 2 के लिए नहीं, एंट्री 1 के लिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए गिराया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मिलित थी और राजस्थान की। ऐसे 3 सरकारों को 92 में कानून व्यवस्था जो कि संवैधानिक जिम्मेवारी है शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 1 के तहत, तो वैसी ही इनकी ये संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और संविधान ने इसको 356 को इंप्लीमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म भी दी है। जो गवर्नर का पद है उसको हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना होती है कि सरकार का राज काम कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गवर्नर इसमें यह रिपोर्ट भेज सकता है कि सरकार संवैधानिक व्यवस्था से नहीं चल रही है, देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट इसको कैबिनेट के पास भेज सकता है और कैबिनेट के अनुमोदन के साथ जो है आर्टिकल 356 को इन्वोक करते हुए यह कार्रवाई की जा सकती है।
विशेष तौर पे आज के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके वर्कर्स मर रहे हैं, जिनको आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो आपके मोहरे हैं, आप उन्हें कृपया सेक्रीफाइस ना करें। आपके गवर्नर महोदय मीडिया के सामने रो रहे हैं। जब उनको हर महीने रिपोर्ट भेजना होती है तो साक्ष्यों के साथ वो प्रेसिडेंट को 356 इन्वोक करने के लिए रिकमेंडेशन क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपकी कैबिनेट क्यों नहीं जो है ना अप्रूवल करके ऐसी सरकार को गिराने की कार्रवाई करे? यदि ऐसा किया जाएगा तो जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री बने हैं, गृह मंत्री बने हैं, वह अपने पदी कर्तव्यों का, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मैं आपसे जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यह 5वीं जो अकाउंटेबिलिटी है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इसकी मैकेनिज्म अवेलेबल है, कृपया इसका पालन कराएं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत इस मैकेनिज्म को, इस डिजिटल प्रोसेस को पैदा कर रहा है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन होते हैं, आप क्या करेंगे? ना आप गवर्नर हैं, ना आप प्रेसिडेंट हैं और ना आप कैबिनेट हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो हम जो है, चूंकि हमारे पास पूरे इंडिया का जो लोग भी रिपोर्ट करेंगे उसका हमारे पास भी जो है ना क्राइम फ्री भारत का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत वो हमारे पास भी जानकारी आएगी, जिसमें हम आर्टिकल 39 के तहत हमारे वॉलंटियर्स अपने सिग्नेचर के साथ इसे 154(1) में भी भेजेंगे, 154(3) में एसपी को भी भेजेंगे, 156(3) में मजिस्ट्रेट को भेजेंगे और 482 में, सभी केसेस में नहीं, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा जस्टिस को जो डिफीट हुआ है उसको हाई कोर्ट को भेजेंगे और फाइनली कुछ केसेस में तो PIL और कंटेम्प्ट पिटीशन भी लगाएंगे। तो हमारे पास पूरा कंटेंट होगा जो डेट, टाइम और लोकेशन के साथ स्टैंप होते हुए इनक्रिप्ट होगा, जो हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट होगा। लिहाजा इस कंटेंट को कोई भी जो है डिस्प्यूट नहीं कर सकता है, इसकी ओरिजिनलिटी, इसकी इंटीग्रिटी को कोई संदिग्ध नहीं बता सकता है। तो हम ये पूरा मसाला गवर्नर के पास भेजेंगे और गवर्नर से अनुरोध करेंगे कि अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करके इसे प्रेसिडेंट को भेजें। लेकिन गवर्नर महोदय हमारी बात क्यों सुनने लगे? तो उसके लिए फिर हम PIL लगाएंगे कि इतनी रिपोर्ट्स हमने गवर्नर साहब को भेजी हैं जो कि तथ्यात्मक हैं, जो हमने डिजिटल रिकॉर्ड भेजे हैं वो इनफेलिबल हैं, they cannot be manipulated, they cannot be created because they are logged with the date, time and location, encrypted and logged with the hash value, hence they are infallible। और हम देन सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि आप मंडामस जारी करें कि गवर्नर अपने पदी कर्तव्य का पालन करे। और मुझे भरोसा है हमारी जुडिशरी काफी जो है ना एग्रेसिवली प्रोएक्टिव है। मैं ऐसी अपेक्षा कर सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगी और गवर्नर को आदेश देगी कि इसको आप प्रेसिडेंट को भेजो और उसकी वे फॉलो अप भी करेगी कि उस पर कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि आज की अव्यवस्था में जहां पर यह राजनेता जो जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चढ़े हैं वह उसका उल्लंघन कर रहे हैं, वह लोगों को अवैधानिक ढंग से बांग्लादेश से रोहिंग्याई जो है मुसलमान जो आए हुए हैं उनको राजनीतिक लाभ के लिए उनके जो है आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं, वोटर कार्ड भी बनवा रहे हैं और सब काम करा रहे हैं। यह राजनीतिक दुष्टता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास हर तरीके की रिपोर्ट है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बारे में संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स किया जाए, यह आपका पदी कर्तव्य है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम एक अच्छी व्यवस्था जमीन पर ला पाएंगे। तो अभी हमने 5 तरीके से बताया कि वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है सरकार को भी गिराने की जो है औकात रखेगी। यदि एक सरकार भी गिर जाएगी इस कारण से, फिर आपको FIR दर्ज कराने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और
चूंकि जब सरकार खतरे में जाएगी तो वो ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं बख्शेगी और अभी जो अपने वो चंगू मंगुओं और अपराधी तत्वों को, अपने लोगों को बचाने में जो है अपनी शक्ति का यूज करती है, वो जो है ना उनको प्रोसिक्यूट कराने में शक्ति का यूज करेगी। अब इसके बाद हम अगली व्यवस्था पे आते हैं कि कैसे जो है आपकी रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग का चैलेंज एक ये लगता है कि जब हम किसी डिजिटल व्यवस्था की बात करते हैं तो आप जो है कैसे मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कि हैव नॉट कैटेगरी के हैं, जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो उनको चलाना नहीं जानते हैं, और ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है। तो जब तक कोई व्यवस्था उनको जो ना राहत नहीं देती है, वो सही मायने में व्यवस्था ही नहीं है। तो यहाँ क्राइम फ्री भारत के जो वॉलंटियर्स हैं और इसका एक ऐप है, उसके माध्यम से पहले तो थाने में भी हम कोशिश करेंगे कि थाने में जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें माइक्रोफोन भी लगाया जाए और ऐसे निर्देश जारी किए जाएं कि भविष्य में जो एफआईआर है वो डिजिटली रिकॉर्डेड भी होना चाहिए, जिससे कि अपनी मनमर्जी से चीजों को जो है पलटने की किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए। केवल जो है जहां पर एफआईआर दर्ज हो रही केवल वहां पर ही सीसीटीवी और माइक्रोफोन नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सभी परिसर में होना चाहिए, जिससे फरियादी को दाएं बाएं ले जाकर उस पर दबाव ना बनाया जाए और उसको जो है ना उसके एफआईआर को रिफ्यूज ना किया जाए। ऐसा बहुत आसानी से किया जा सकता है, उसे हमें करना ही चाहिए। अब जो है ऐसे आईओटी डिवाइस, ऐसे जो है सेंसर लगाए जा सकते हैं कि जिसको एफआईआर दर्ज करना है, पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की है तो वो एक बटन दबाएगा, वो जो है ना एक ऐप के माध्यम से एक जो है एक अलार्म बटा के एक एसओएस बटन दबा के वॉलंटियर को रिक्वेशन करेगा। तो सीएफबी वॉलंटियर जाएगा और सीएफबी ऐप के माध्यम से वो पूरी एफआईआर का कंटेंट लेगा और वो जो है पूरा ऑडियो वीडियो डिजिटली रिकॉर्ड होगा। उसकी बैकएंड इंजन जो है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। टेक्स्ट की प्रूफिंग के बाद जो है उसमें फरियादी के जो है ना सिग्नेचर होंगे। वॉलंटियर जो है, चूंकि वॉलंटियर इज आल्सो विटनेस, आई विटनेस टू द स्टेटस ऑफ द विक्टिम, ही मे बी आई विटनेस टू द सीन ऑफ क्राइम आल्सो। तो जो वॉलंटियर है ही विल राइट हिज स्टेटमेंट आल्सो कि उसने क्या देखा, उसमें विक्टिम का स्टेटस क्या था, सीन ऑफ क्राइम का स्टेटस क्या था। उसमें जो है 3D मेजरमेंट की व्यवस्था होगी, तो जो चोटें वगैरह हैं उसके जो है ना वो मेजरमेंट और डेप्थ वगैरह ले सकता है और उसकी जो है शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि जो नंगी आंख से हम लसर्टेड और इंसाइज वुंड में डिफरेंस नहीं ला पाते हैं, वह है जो है इसका 3D मेजरमेंट जो है वो डिफरेंस को भी वो कर पाएगी और उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट भी हो पाएगा। ये कंटेंट जो है वुड बी मेड अवेलेबल टू द पुलिस एंड वुड बी मेड अवेलेबल टू द डॉक्टर आल्सो। तो कई बार अपराधी तत्व डॉक्टर पर दबाव बनाकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर देते हैं, वो आगे चल के संभव नहीं होगा। अब जो है कई बार फरियादी ऐसी भाषा बोलता है जो जिसे वॉलंटियर भी नहीं समझता है और बैकएंड टेक्नोलॉजी भी नहीं समझती है, तो इसके लिए सीएफबी ने एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर की व्यवस्था की है। तो नियरेस्ट लैंग्वेज इंटरप्रेटर डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ जाएगा और वो जो बात फरियादी की हमारा वॉलंटियर नहीं समझ पा रहा है या हमारी जो है ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रही है, वो जो है लैंग्वेज इंटरप्रेटर उसको एक्सप्लेन करेगा। और लैंग्वेज इंटरप्रेटर चूंकि ही बिकेम द विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ एफआईआर, तो जो वो देख पा रहा है ही विल आल्सो सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट प्रॉपरली डिजिटली साइंड। अब ये कंटेंट जो है या तो रियल टाइम बेसिस पे वकील साहब को ले आया जाएगा या ये कंटेंट विल बी सेंड टू द एडवोकेट। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कंटेंट के आधार पर सेक्शंस वगैरह लगा देगी, लेकिन जो है यह करना जो है आवश्यक होगा। तो हमें जो है एक और जो है विटनेस मिल जाएगा, वो लॉयर होगा, और इस तरीके से हम जो है एक बहुत ही पावरफुल जो है एफआईआर दर्ज कर पाएंगे। तो हम अपने कंटेंट को वकील के पास भेजकर वकील जो है उसको पढ़ के और वो सेक्शन अप्लाई करेगा और साथ में अपना स्टेटमेंट भी देगा कि उसके पास एक कंटेंट आया और उसने क्या क्या उसमें पाया। तो हिज स्टेटमेंट विल आल्सो बिकम एडिशनल विटनेस। और यदि उसे कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो वो फरियादी से बात करके उस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को एज ए एडेंडम जोड़ पाएगा। तो इस तरीके से आप ये महसूस करेंगे कि ये पूरा कंटेंट जो है वो डेट, टाइम और लोकेशन के साथ स्टैंप हो रहा है और उसे हैश वैल्यू से लॉक किया जा रहा है। लिहाजा कोई भी टेक्नोलॉजी उसे मैनिपुलेट करने की स्थिति में नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति जो है रहेगी। तो अब हम जो है इसके अगले हिस्से पे जाते हैं कि ये पूरा कंटेंट आफ्टर द ड्यू सिग्नेचर विल बी रूटेड टू SHO अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ CRPC। यदि थानेदार उसमें उस कंटेंट से सहमत होकर अपने डिजिटल सिग्नेचर कर देता है तो हमारी FIR कंप्लीट हो गई। यदि FIR के लिए जो है यदि वो सिग्नेचर नहीं करता है तो जो हमने पूरी कवायद बताई है वो पूरी कवायद की जाएगी और CFB की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पूरे सिस्टम को मजबूर करेगी कि वो जनता की FIR दर्ज हो। अगले उसमें हम बताएंगे अबाउट द थर्ड सर्टेनिटी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चीन में कोरोना का एक बार फिर कहर बरपा रहा है। सबसे ज्यादा समस्या शंघाई में है। यहाँ बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने से सरकार में लॉकडाउन लगाने के लिए फिर से प्रस्ताव रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से कोरोना के नियमों का पालन कराने की अपील की जा रही है। लोग किसी भी तरह से लापरवाही ना करें, इसके लिए उन्हें जागरूक और अलर्ट करने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। घरों में कैद लोग इन घोषणाओं और अपील को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर एक और वीडियो में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जा रही घोषणाओं को दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी लोगों से कहता है कि आज रात से कपल्स को अलग अलग सोना चाहिए, किस नहीं करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को गले नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा दोनों को अलग अलग खाना खाना चाहिए। खाने पीने के सामान को लेकर असंतोष। वहीं इस हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक रोबोट शंघाई की सड़कों पर लोगों को कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा था। वहीं कोविड प्रतिबंधों की वजह से भोजन और अन्य जरूरी सामान के वितरण को लेकर लोगों में काफ़ी असंतोष है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।